नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए डे नंबर 4 1000 एमसीक्यू कहने का मतलब ये कि आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल साइंस आपका रिवीजन होगा इस सीरीज में। और देखिए अभी अगर आपने डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करिए। इस डे नंबर 3 में मैंने आपका 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का सी इस प्रकार से चीजें नहीं की है भाई, ठीक है ना। साइंस का जो है फुल रिवीजन विथ कंसेप्चुअली, ये अपने यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा सीरीज चल रहा है। यकीन मानिए आप एक बार इन सारे वीडियो को देखिएगा, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, ये आपका सपोर्ट। इसलिए आज हम लोग डे नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। मैंने सपोर्ट में यही कहा कि आज भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं डे नंबर 4 में 1, 2, 3 आपने किया है तभी देख रहे हैं, मुझे पता है। अदरवाइज कोई नहीं देखने वाला होता अगर कंटेंट में क्वालिटी या कंसेप्ट नहीं होती तो भाई सपोर्ट आपका चाहिए मुझे। सपोर्ट कैसे करना है, तो आपको कोई फाइनेंशियली तौर पे नहीं, केवल वीडियो में जा करके आपको कमेंट सेक्शन में क्या चीजें आपको अच्छी लगी वो बातें आपको लिखनी है भाई, क्लियर है। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को अगर मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद वो बोलेंगे। चलिए आज डे नंबर 4 में हर सारे एग्जामिनेशन में, चाहे रेलवे, एसएससी, बिहार का कोई पेपर हो, झारखंड का कोई पेपर हो या उत्तर प्रदेश का कोई पेपर हो, जहां से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल बनते हैं, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट, नहीं 15 तक हमने कर लिया था। तो भाई देखिए 16 से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ये आपका न्यूमेरिकल है तो इसको लास्ट में करेंगे। कई स्टूडेंट को अगर स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो थोड़ा सा वो टेंशन ले लेते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत आसान तरीके से अपने कोर्स में मैंने करवाए हैं। चलिए भाई, तो अगर सबसे पहले भाई डे 1, डे 2, डे 3 का अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, वहां लिंक दे दिया गया। अगर वहां नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। शानदार वे में हर चीज का अपडेट वहां पर मिलता है, ठीक है ना। तो आप इन सारे वीडियो को जरूर से देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, मैं 16 छोड़ा नहीं हूं भाई, इसको मैं डिस्कशन करूंगा लास्ट में। 17वां नंबर से आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कैपेसिटी। बहुत शानदार क्वेश्चन, हीट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है, क्या है। लोहे का टुकड़ा यानी कि पीस ऑफ आयरन, वाटर यानी कि जल, पीस ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का टुकड़ा यानी कि बेंजीन चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे या आपसे क्या पूछना चाहता? नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में जल का या लोहे का टुकड़ा का या फिर सोने का टुकड़ा का या बेंजीन का, इनमें से किसका सबसे अधिक उष्मीय क्षमता है। सबसे अधिक उष्मीय क्षमता कहने का मतलब ये कि जिसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं जो कीवर्ड लिख रहा हूं ये आपका थेड भाषा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में किसके अंदर सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता है। मतलब कि इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सबसे अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि हीट को अवशोषित करेगी। जैसे कि लोहे का टुकड़ा है, ये सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगी, या फिर वाटर करेगी, या फिर पीस ऑफ गोल्ड सोने का टुकड़ा करेगा, या फिर बेंजीन करेगा। ये आपको बतलाना है। तो इसका भाई ऐसा तो नहीं करेंगे 17 का ए या 17 का बी या 17 का सी, इसको पूरा अच्छे से हम लोग तोड़ देते हैं, पूरा को पूरा इस क्वेश्चन को ही। चलिए हीट चैप्टर में हम लोग वापस आते हैं। अब हीट चैप्टर का कंप्लीट यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें मैं आपका रिवीजन करा दूंगा भाई। ये अपना तजुर्बा के मतलब जो भी चीजें बोल सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हीट यानी कि ऊष्मा, हीट या ऊष्मा कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक एनर्जी है। तो आपको दो ऊष्मा के बारे समझना होगा। सबसे पहले एक हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उष्मीय, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट और हीट का मतलब हो गया ऊष्मा। एक हो गया विशिष्ट ऊष्मा, और सेकंड में आपको जो हीट समझना होता है वो होता है आपका लैटेंट हीट का कंसेप्ट, ठीक है ना। क्या है आपका लैटेंट हीट।
लैटेंट हीट को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब इसको एक बार आप समझ लेंगे तो ये पूरा हीट चैप्टर का समझिए कि आत्मा आप समझ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, SH, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा C से। तो C अगर लिखा हुआ है यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की बात की जा रही है, स्पेसिफिक हीट की बात की जा रही है। अब ये होता क्या, इसको समझिएगा। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है एकांक द्रव्यमान, ठीक है ना। क्या होता है डेफिनेशन? एकांक द्रव्यमान कोई भी पदार्थ है, यानी कि हमने कोई पदार्थ लिया, जैसे कि पानी ले लिया आपने, जैसे कि ऑप्शन में जल है, या सोने का कोई टुकड़ा हो गया, या लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया, या कोई बेंजीन हो गया। ये कितना होना चाहिए इसका मास? एकांक द्रव्यमान। समझ में आया ना, एकांक द्रव्यमान। तो हमने एकांक द्रव्यमान लिया है, कोई भी पदार्थ भाई, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ एकांक द्रव्यमान समझ में आ रहा है? 1 kg, 1 kg आपने पानी लिया है, या 1 kg आपने सोना लिया है, या 1 kg लकड़ी लिया है, या 1 kg बेंजीन लिया है। तो एकांक द्रव्यमान जो पदार्थ है, अच्छा पदार्थ का कंसेप्ट समझिए। आपको याद आ रहा है हम पदार्थ किसे कहेंगे? 2 कंडीशन चेक करना है। 2 कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है कि वो स्थान छेदती हो, दूसरा उसका अपना भार होगा यानी कि वेट होगा। तो देखिए जल का क्या है भाई, अपना भार है, बिल्कुल। स्थान छेकेगी, यस सर वो भी करेगी। नेक्स्ट सोना का बताइए, तो वो भी पदार्थ है, क्यों? क्योंकि वो भी स्थान छेकती है और उसका भी भार होता है। लकड़ी ये भी है और बेंजीन ये भी है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। एकांक द्रव्यमान का कोई भी पदार्थ का तापमान, ठीक है ना, का तापमान अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, मैंने क्या कहा कि 1 kg पानी या 1 kg सोना या 1 kg लकड़ी या 1 kg बेंजीन, कुछ भी यानी कि पदार्थ, समझ में आ गया ना, पदार्थ कोई भी चीज हो सकता है, वो पदार्थ हो सकता है। कितना होगा द्रव्यमान? तो एकांक द्रव्यमान यानी कि 1 kg होना चाहिए। उसका अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसको आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो मुझे बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए? हीट चाहिए, यानी कि ऊष्मा आपको देना होगा। तो कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी? जितना भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी ना, उसको ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल C से। अब इसको और थेड भाषा में समझिएगा, जैसे कि हमने 1 kg पानी लिया, ठीक है। अब ये जो 1 kg पानी जो बीकर में देख रहे हैं, इस पानी का अभी जो टेम्परेचर है मान के चलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, यानी कि 20 से मुझे कर देना है 21 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या करूंगा सर, इसमें अपना हीट सप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पानी कितना आपने लिया है? 1 kg पानी लिया है। तो ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे होंगे ना, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, यानी आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। मास कितना लिया गया है? 1 kg। तो आपने पानी भी कितना लिया है, पदार्थ कितना लिया है? तो 1 kg लिया है। तो 1 kg, ठीक है ना, 1 kg पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आप जो हीट सप्लाई करते हैं उसे ही आप क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। समझ में आ गया? अब आइए यहां से भर भर के क्वेश्चन। स्पेसिफिक यूनिट, सॉरी, स्पेसिफिक हीट का आपका SI यूनिट आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट क्या होता है? तो याद रखिएगा जूल। अभी इसको, इस यूनिट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केजी केल्विन। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 केल्विन टेम्परेचर को कितना पदार्थ 1 kg इंक्रीज करने के लिए जितना भी जूल की आवश्यकता है उसे आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपको एक नंबर ले रहा हूं, उससे मैं समझाता हूं। ये आपका इस SI यूनिट है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि CGS यूनिट बताइए, CGS यूनिट पे भी हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए CGS यूनिट भी इसका याद कर लेना है आपको। तो भाई सिंपल सा है, जूल को आप CGS में क्या लिखते हैं ये सब हमने बता रखा, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। केजी को आप क्या लिखेंगे? ग्राम। और केल्विन को क्या लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस। हो गया, कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये CGS यूनिट हो गया। क्लियर है? SI यूनिट पूछेगा तो जूल पर केजी केल्विन, और CGS यूनिट पूछेगा तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब आइए कुछ डाटा और कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू से अब मैं आपको चीजों को समझाता हूं। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, समझिएगा, मैं अभी पहले लिख ले रहा हूं, उसके बाद इसको तोड़ेंगे अच्छे से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने यहां लिखा, ठीक है ना।
मैंने क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो मुझे पहले ये बताइए कि स्पेसिफिक हीट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल सी से। वाटर को मैं कैसे लिखूंगा, तो कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखा है। अब आपको बताया गया कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ में आ रहा क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम पानी, पानी है ना यहाँ पे देखिए वाटर है, 1 ग्राम पानी का तापमान यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना आपको ऊष्मा देना पड़ रहा है। ऊष्मा क्या है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी या फिर जूल। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा देना पड़ रहा है, यानी 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, समझिए वो क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं आपके पास। यानी मैंने एक बीकर में 1 ग्राम पानी ले लिया भाई, ठीक है, 1 ग्राम पानी मैंने ले लिया है। 1 ग्राम पानी का जो तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस था। इसको मैंने जो हीट दिया, तो ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये पानी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये हीट को जो एब्जॉर्ब करके 20 से कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। कब होगा, जब इसको कितना हीट, कितना ऊष्मा मिलेगा, 1 कैलोरी सीजीएस में। और यही अगर आपको देखिए भाई, अभी मैंने आपको 2 यूनिट बताया ना, एक तो आपको एसआई यूनिट बताया और एक आपको सीजीएस यूनिट बताया। तो एसआई यूनिट में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी केल्विन होगा। अब यही सीजीएस यूनिट में क्या बात करते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब आपको जैसे कि एग्जामिनेशन में ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, समझ गए ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, देखिए 1 ग्राम पानी है, यहाँ पे पानी है, इसका एक कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इसके लिए कितना उष्मा देना, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी उष्मा देना। ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। अब देखिए, ये तो पानी का मैंने बताया। अब मैं आपको लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब डायरेक्ट आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेड या फिर इसको हिंदी में कहेंगे सीसा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल सी। लेड को कैसे लिखते हैं, पीबी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सीसा कितना होता है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या कहने चाह रहा हूं कि 1 ग्राम सीसा का तापमान, ठीक है ना, 1 ग्राम सीसा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो आप ऊष्मा देंगे, जो हीट देंगे, उसको ही आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड। तो कितना होता है, ये होता है आपका 0.09 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका फिजिकल मीनिंग क्या आपको समझ में आ रहा है, चलिए समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, क्या है कि 1 ग्राम, ठीक है, देखिए 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या है आपका, सीसा है, पदार्थ क्या है, सीसा है, लेड है। इसका तापमान कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में आप कितना ऊष्मा दे रहे हैं, तो 0.09 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 0.09 कैलोरी। यानी अब समझिए, यानी कि आपके पास यहां पर लेड है, सीसा है ये, ठीक है ना, ये क्या है आपका, सीसा है, पीबी मैं लिखा हूं, यानी कि लेड यानी कि सीसा है। कितना है, ये 1 ग्राम है। अब इसका टेम्परेचर हमने मेजरमेंट किया तो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 30 से अगर 31 करना है, तो इसके लिए मुझे कितना हीट देना होगा, 0.09 कैलोरी। अब समझिएगा, 30 से 31 होने में, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने में कितना ऊष्मा लग रहा है, 0.09 कैलोरी। अब पानी के केस में देखिएगा, पानी के केस में 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होने में आप कितना ऊष्मा दे रहे हैं, 1 कैलोरी। अब मुझे यह बताइए कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, 1 कैलोरी बड़ा है या फिर 0.09। तो भाई 1 कैलोरी है बड़ा। तो याद रखिएगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला एक और मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ बालू का ले रहा हूं, ठीक है ना, बालू, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड, जिसको हिंदी में कहेंगे बालू। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी को हो गया, सैंड को एस से लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है, ये समझिए। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम बालू का तापमान, ठीक है ना,
बालू का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपको इंक्रीज करना है तो कितना आपको ऊष्मा देना होगा? 0.20 कैलोरी आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। समझ में आया वैल्यू भाई? कितना? तो 0.20 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब आइए कंपैरिजन करिए। पानी का केस में क्या देखे हमने, तो 1 कैलोरी हमने ऊष्मा दिया, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमने इतना ऊष्मा दिया। इसके बाद हमने कौन सा लिया था? सीसा का लिया था, यानी कि सीसा के केस में हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना ऊष्मा दिया, कितना कैलोरी? 0.09 कैलोरी। इसके बाद फिर हमने क्या लिया सर? हमने इसके बाद लिया बालू, ठीक है ना। हमने क्या लिया? बालू। बालू में कितना लिया हमने ऊष्मा? 0.20 कैलोरी, ठीक है ना। कैलोरी, ये भी हो गया कैलोरी। तो अब ये क्या था आपका? ये था आपका बालू था, ठीक है। ये क्या था आपका? बालू। बालू का 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे ये बताइए डाटा देख करके कि 1 ग्राम बालू, 1 ग्राम मास कितना लेंगे हम लोग? 1 ग्राम, ये सीजीएस में 1 ग्राम और एसआई यूनिट में 1 केजी, ठीक है। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना ऊष्मा देना पड़ गया? 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ गया। 1 ग्राम सीसा का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 0.09 कैलोरी देना पड़ गया। 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 0.20 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ गया। तो अब आप ये बताइए कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हीट एब्जॉर्ब कर रही है अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए? देखिएगा भाई, इसका 20 से 21 कैसे हुआ? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होने में इसने 1 कैलोरी ऊष्मा लिया। इसने 20 से 21 कैसे हो गया? केवल 0.09 कैलोरी लेकर के। और ये 20 से 21 कैसे हो गया? केवल 0.20 कैलोरी लेकर के। तो अगर यहां मैं लिखूं, अगर इन तीनों में मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता किसकी है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता किसमें है, तो यहां मैं कहूंगा इस तीनों केस में सबसे पहले ज्यादा किसका? पानी का है। उसके बाद किसका होगा? बालू का होगा। देन किसका होगा? सीसा का होगा। अब याद रखिएगा, जितना भी मैटर है, यानी कि जितना भी पदार्थ होगा भाई, ठीक है ना, पूरे इस ब्रह्मांड में बात कर रहा हूं पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो अब पदार्थ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि पदार्थ हम किसको कहेंगे। देखिए, इस ब्रह्मांड में दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक तो आपका पदार्थ और दूसरा आपका एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पदार्थ है, कौन सा एनर्जी? आपके अगल बगल में बस दो चीजें है, एक तो पदार्थ है या एनर्जी। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड ही इन दो चीजों से मिलकर बनी है। पदार्थ हम किसको कहेंगे? जिसका अपना क्या होगा? वेट होगा। और दूसरा क्या होगा? जिसका अपना भार होगा। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो वो पदार्थ होगा, और ये सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो एनर्जी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं हवा का। हवा का, अच्छा चलिए, बहुत लोग बोलते हैं कि जो चीजें हमें दिखाई पड़ जाए तो वो पदार्थ हो जाएगा, जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो पदार्थ नहीं है। तो हवा तो हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये एनर्जी हो जाएगा? नहीं, गलत है। देखिए, ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ये दोनों, इसको चेक करिए। तो आप बलून लीजिए, ये आपका बलून, अभी आपने बलून में जैसे ही, अभी ये बलून कितना, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है, आपने इसमें जैसे ही हवा फिलअप किया तो अब ये बलून इस प्रकार से इतना बड़ा हो गया। तो देखिए, स्पेस ऑक्युपाई किया इतना। अब ये भार, इसका जो भार था इससे ज्यादा भार, थोड़ा सा वेट फील होगा, यस, तो इसलिए हवा क्या हो गया? आपका पदार्थ हो गया। अब आइए प्रकाश की बात कर ले। तो आपके रूम में जो प्रकाश, 4 अभी बल्ब है जल रही है, आप 5 एक और बल्ब जला लिए, तो क्या हुआ कि रूम का क्या स्पेस ऑक्युपाई कर लिया उस बल्ब ने? पहले 4 आदमी सोते थे तो क्या अब 2 ही आदमी सो पा रहे? ऐसा तो नहीं, यानी स्पेस ऑक्युपाई नहीं किया। क्या रूम का भार इंक्रीज हो गया? ऐसा नहीं, यानी कि लाइट क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब याद रखिएगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ होना, तो उसमें से जो मेन पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं कि वो पदार्थ जो सबसे अधिक हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है वो है आपका पानी, यानी कि वाटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में तो मैं सीधा यहां पे बोल के निकल जाता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सबसे अधिक होती है पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए कुछ भी देखिएगा इसको टिक करके आ जाइएगा। ये नॉर्मली सब कोई करते हैं, बट यार ये क्या आपको समझ में आ रहा है आखिर क्यों ऐसा? ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मतलब ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम कोई भी पदार्थ का अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ लेंगे, उस पदार्थ में हमें याद रखना है जो पानी होता है उसकी सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको याद किसका किसका रखना है? पीतल का, ब्रास का, सीसा का, बालू का, बर्फ का, इतना आपको याद रखना होगा। ये सब चीजें हमने क्लास में करवाई है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या समझ पाए अच्छे से?
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से, ठीक है, सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता मतलब सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकता है। तो भैया हमने देखा कि पानी, सीसा का केस, पानी लिया, सीसा लिया और बालू लिया। अब दोनों तीनों हमने कितना लिया, 1-1 ग्राम लिया। ये भी 1 ग्राम लिया हमने और ये भी हमने 1 ग्राम लिया। अब हमने ये देखा कि सीसा क्या हुआ, 0.09 कैलोरी में ही 1 डिग्री सेल्सियस इसका इंक्रीज हो गया। ये 0.20 कैलोरी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। लेकिन ये अभी तक नहीं बढ़ा, इसको जब तक 1 कैलोरी उसमें नहीं मिल गया तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज है। तो सबसे अधिक हीट किसने एब्जॉर्ब किया, पानी। तो पूरे ब्रह्मांड में याद रखिएगा केवल पानी ही है जिसका सबसे अधिक हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, यानी कि सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में आपका कमीशन क्या चाहा कि आपको हीट चैप्टर में स्पेसिफिक हीट क्या इस प्रकार से क्लियर है। तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे, क्या होगा, वाटर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 हीट हमें पढ़ना होता है। एक है आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, विशिष्ट ऊष्मा। सेकंड होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो अब देखिए गुप्त ऊष्मा को रहने दीजिए भाई, क्योंकि इसमें करेंगे तो आगे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। लेटेंट हीट भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। स्पेसिफिक हीट का तो मैंने कंसेप्ट पूरा ही दे दिया, इसका एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्पेसिफिक हीट में आपने क्या देखा कि बॉडी का जो टेम्परेचर आपने क्या देखा, इंक्रीज होते हुए, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 20 से 21 आपने देखा, 30 से 31 देखा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपको सोचना होगा, इसमें चौंकाने वाली बात है, हीट है, आप हीट दे रहे हैं, इसके बाद भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है यहाँ पे, इसको समझना है। खैर इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी के क्लास में, क्योंकि अगला क्वेश्चन पे भी हमें चीजों को देखना है। तो एक बार अगर आप चाहते हैं साइंस अच्छे से करना तो हमारे साथ साइंस बैच में जुड़िए। साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी, तीनों मैंने ही पढ़ाया। बायोलॉजी का कंटेंट हमने पेड करके रखा हुआ है अपने अलग सा ग्रुप में। तो जब भी आप परचेस करेंगे तो हमें व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे 4902 पे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, बायोलॉजी का फुल कंटेंट मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे बायोलॉजी का भी पूरा कंटेंट वहां पे अपलोड हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ टेंजेंट फॉर नॉर्मल वाटर एंड क्लीन ग्लासेस, यानी कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये सब देखिए डेली लाइफ साइंस जो कहते हैं ना, और मैंने फिजिक्स में आपको बार बार कहा, मैटर चैप्टर एक फिजिक्स में मैंने कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये फिजिक्स में, और मैंने मैटर एक पढ़ाया केमिस्ट्री में। इसमें 14 क्लास लिया है, इसमें 8 से 10 क्लास लिया। तो ऐसा ही नहीं लिया था ना भाई, इसमें मैंने कहा ना कि आप लोग वीडियो इसको देखें तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और इसी का क्वेश्चन है फिजिक्स का आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, कैपिलरिटी का कंसेप्ट है। अब देखिए ऑप्शन पहले आइए, ऑप्शन में दिया गया है 8 डिग्री, ऑप्शन बी में 0 डिग्री, ऑप्शन सी में 138 डिग्री, ऑप्शन डी में 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये आपका न्यून कोण हो गया, यानी 90 से कम है। ये आपका 0 डिग्री हो गया, 138 यानी ये अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। न्यून कोण हो गया, ये सम कोण हो गया आपका। तो ये एग्जैक्ट इसका मतलब ये है, ये तो एक वैल्यू आपको देख करके लग रहा है ना, एग्जैक्ट आपका यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पे ये छुपा हुआ है, न्यून कोण का, अधिक कोण का, 90 डिग्री का और 0 डिग्री का। अब आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए कैपिलरिटी यानी कि कोशिकत्व, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब क्या होता है कैपिलरी, मतलब समझ ले इस प्रकार से एकदम पतली सी नली होगी, ठीक है ना, एकदम पतली सी नली होगी ये, ठीक। तो हमने क्या किया है, अब चले समझिए कि केशिकत्व के बारे एक बार समझ लीजिए कि केशिकत्व का मतलब क्या होता है। केशिकत्व का मतलब ये है कि जो द्रव है, ठीक है ना, द्रव का नली में, ठीक है ना, द्रव का नली में ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर जाना या फिर नीचे आना, या फिर नीचे जाना, द्रव का नली में ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, यही कहलाता है केशिकत्व। यानी कि एक बीकर हमने लिया है, इस बीकर में हमने पानी डाल दिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने ये एक नली लिया है, यानी कि कैपिलरिटी लिया है, और इसको हमने डुबाया। तो डुबाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पानी है ये आ जाएगा, तो पानी यहाँ पर जैसे कि फिलअप हो जाएगा। कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, आप एक बीकर लेंगे जिसमें आप पानी फिलअप करेंगे, पानी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा द्रव्य होगा, ठीक है, दूसरा द्रव्य होगा। और जब आप इसमें कैपिलरिटी ट्यूब को, यानी केशिकत्व नली को जब डुबाएंगे तो जो यहाँ पे द्रव्य है वो नीचे आ जाएगा। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए पहले तो आप यहाँ पर एक वर्ड मैंने आपको बताया है, उस वर्ड पे गौर करने वाली चीज है भाई। कौन सा वर्ड है वो वर्ड है आपका द्रव्य। द्रव का मतलब समझ में आ रहा है, इसको मैंने आपको बहुत बार समझाया, फ्लूइड।
फ्लूइड किसे कहेंगे, या तो वो आपका लिक्विड हो सकता है या फिर वो आपका गैस हो सकता है। लिक्विड को हिंदी में कहेंगे तरल, गैस को हिंदी में कहेंगे गैस का गैस। यानी कि या तो द्रव कहने का मतलब ये है कि या तो वह लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। यानी लिक्विड का या फिर गैस का नली में ऊपर जाना या फिर नीचे आना, उसे ही हम क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। इतना क्लियर है कंसेप्ट, यहां तक चीजें ठीक है। अब आइए केशिकत्व को और क्लियर करते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया भाई, ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया इस प्रकार से। इस बीकर में हमने पानी फिलअप कर दिया है इस बार, ठीक है ना। इस बार हमने क्या फिलअप किया है याद रखना है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं पानी, ताकि मैं दो अलग अलग फ्लूइड लूंगा, ठीक है। पानी है ये आपका। अब इस पानी में मैंने क्या किया है, एक केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी ट्यूब को मैं यहाँ डुबा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डुबाया, ये आपका एक कैपिलरिटी ट्यूब, पतली सी नली होगी ये। तो डुबाने के बाद हमने ये देखा कि इसके अंदर जो है पानी क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार से पानी इस कैपिलरिटी में यहाँ तक आ गया, इस प्रकार से। अब एक अलग, अब और भी हम लोग बीकर लेते हैं। ये हमने एक और बीकर लिया है, इस बीकर में भी हमने क्या किया है, एक कैपिलरिटी ट्यूब को डुबा दिया इस प्रकार से, ठीक है। ये कैपिलरिटी ट्यूब को हमने डुबाया है। अब इस बीकर में हमने क्या किया है, इस बीकर में हमने जो लिया है, इस बीकर में हमने क्या लिया भाई, हमने जो लिया है इस बीकर में जो फ्लूइड लिया है वो है आपका पारा, ठीक है ना। यानी कि वो क्या है आपका पारा, यानी कि वो है आपका मरकरी, ठीक है। वो है Hg से रिप्रेजेंट करेंगे मरकरी। तो इसमें क्या देखने को मिला कि जो पारा है, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, कि ये जो नली के अंदर जब पारा इंटर किया तो वो आपका नीचे आ गया, ठीक है ना। तो यही तो होता है ना केशिकत्व का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, केशिकत्व, पानी का यानी कि द्रव का ऊपर जाना। या ये केशिकत्व में क्या आप देख रहे हैं, इस केशिकत्व में आपको क्या देख रहे हैं, जो द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड या फिर गैस, वो क्या है, नीचे यहां पे जा रहा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझिएगा। यहां पे पानी के केस में आपने क्या देखा सर, कि इसमें जो पानी के केस में आपको ये देखने को मिल रहा है, यानी पानी वो फ्लूइड है, फ्लूइड ही है ना, ये फ्लूइड में ये क्या है, लिक्विड है। और पारा क्या है आपका, याद रखना, ये भी क्या है आपका, एक लिक्विड है, यानी कि ये क्या है आपका, एक फ्लूइड है। तो पानी के केस में हमने ये देखा कि नली को क्या किया है, ये नली को तो ये भिंगाता है, यानी कि ये पानी है, ये नली को पूरा भिंगा देगा। ये जो आपका नली, ये नली कहने का मतलब ये आपका केशिकत्व से है, यानी कैपिलरिटी ट्यूब से है। ये नली ट्यूब को क्या करेगा, ये पानी पूरी तरह से भिंगा देता है। और भिंगाने के साथ ये नली में क्या है, ऊपर चढ़ गया। देखिए पानी का लेवल आपको यहाँ पर था, जो आपको बीकर में दिख रहा है, अभी यहाँ पे नली में आपको यहाँ पर तक पानी आ गया, ठीक है ना, पानी यहाँ आ गया। तो यहां पर एक कोन बनेगा। अब इस कोन को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये जो पानी चढ़ाना, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से। तो यहां पे जो बनता है, इसको यहां फ्रेश मैं दिखाता हूं, इसको मिटा करके, एक मिनट भाई, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए कोई नहीं, इसको फिर से बना रहे हैं ताकि इसको समझाना है यहाँ पे अवतल कोण को और उत्तल कोण को। मुझे यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि पानी के केस में क्या हो गया, आपका ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ गया है। ऊपर पानी जो चढ़ा है तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से, अवतल का, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये आपका अवतल लेंस है, याद आ रहा ना, अवतल है, यानी कि केब बन रहा है, यानी कि कॉनकेव। तो हमेशा याद रखिएगा पानी के केस में जहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अवतल का। ये भी याद रखेगा अवतल का। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अब यहां से जो स्पर्श कोण बनेगा, स्पर्श कोण ही ना पूछा, तो यहां से हम स्पर्श कोण बना रहे हैं। देखिए यहां से एक स्पर्श कोण हम खींच दिए, ये रहा। यानी कि जो आपका ये अवतल कोण बना है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा मैं बना रहा हूँ फ्रेश, ये जो आपका अवतल कोण बना है इस कैपिलरिटी ट्यूब में, ठीक है। यहाँ तक क्या है, इसके नीचे तक क्या पानी ऊपर भर के आ गया है, या आपका पानी आ गया भर करके। यहाँ पे आपका ये बीकर है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें पानी है फिलअप। ये पानी में क्या हुआ, ये पानी है आपका फ्लूइड। ये पानी ने क्या किया, कैपिलरिटी को पूरी तरह से भिंगाया है, ठीक है, पूरी तरह से भिंगा दिया है ये आपका कैपिलरिटी को। भिंगाने के साथ क्या आपने देखा कि ये ऊपर चढ़ गया पानी, है ना जी। पानी कहाँ चढ़ा है आपका, देखिए ये आपका पानी ऊपर चढ़ गया है। ऊपर चढ़ने के साथ यहाँ पे जो पानी का जो ऊपर का लेयर में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अवतल, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा पारा के केस में और पानी के केस में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो अवतल का स्ट्रक्चर बनता है। अब एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया हमें। अब यहाँ से एक स्पर्श कोण खींचेंगे, यहाँ से स्पर्श करते हुए एक एंगल निकालेंगे। तो ये एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसी को हम निकालते हैं। तो ये थीटा है, यानी कि ये कौन सा 90 डिग्री से कम है, यानी इसे हम कहेंगे न्यून कोण, ठीक है। तो ये आपका पानी का केस में कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको पूछा गया है, सामान्य जल, यानी कि ये आपको बोल रहा है स्वच्छ जल के बारे में, ठीक है ना।
यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, सामान्य नहीं होगा। सामान्य केस में तब तो यहाँ न्यून कोण हो जाता है, तो न्यून कोण यानी कि 90 से लेस देन जो डिग्री 8 डिग्री। लेकिन एग्जैक्ट जो यहाँ आयोग ने आंसर दिया है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों दिया मैं आपको बताऊंगा, पहले समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इसका जितना भी चीज है मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आप पहले ये समझिए कि केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व एक नली के रूप में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने ये समझा कि जो द्रव है, द्रव क्या होता है सर, वो एक फ्लूइड है, या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो फ्लूइड का नली में ऊपर जाना या फिर नली में नीचे आना, यही केशिकत्व कहलाता है। तो दो केस हमने देखा, एक हमने क्या देखा, पानी का केस देखा, और एक हमने पारा का केस देखा। पानी के केस में हमने क्या देखा कि ये नली को पूरी तरह से क्या किया, भिंगा दिया है ना जी। ये नली को क्या किया, पूरी तरह से भिंगाया है और ऊपर चढ़ गया है। और पारा के केस में हमने क्या देखा कि ये नली को भिंगाता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नली को भिंगाएगा नहीं, यानी कि ये जो कैपिलरिटी ट्यूब है इसको भिंगाता नहीं है, और इसमें क्या होता है, जल या फिर कह सकते हैं जो फ्लूइड है वो नीचे चला आता है। ये देख सकते हैं नीचे चला आता है। तो जो नीचे चला आया तो इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसका जो नीचे आएगा वो इस प्रकार से रहेगा, ये रहा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, कि पारा, जब पारा में कौन सा कोण बनेगा, उत्तल या अवतल, तो आप याद रखिएगा कौन सा कोण बनेगा, उत्तल बनेगा। उत्तल पारा के केस में, पानी के केस में कौन सा बनेगा, अवतल यानी कि कॉनकेव। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, एंगल निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए यहाँ पे फ्रेश फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैपिलरिटी ट्यूब लिया है और इसको हमने बीकर में डुबा दिया। बीकर में हमने क्या लिया है, तो भाई बीकर में हमने ले लिया है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, बीकर में हमने डाला है पारा इस टाइम, ठीक है ना। इस बार हमने क्या डाला है, पारा। तो ये आपका पारा। तो पारा डालने के बाद क्या हो गया, तो पारा जो है कैपिलरिटी में नीचे आ गया, ठीक है ना, नीचे आता है, ऊपर नहीं चढ़ने का। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनी वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना। तो यहाँ पे अब हम लोग एंगल निकालेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पे अब इसका एंगल निकालेंगे। स्पर्श कोण फाइंड आउट करना है। स्पर्श कोण यानी कि ये जो आपका यहाँ से स्पर्श कर रहा है ये वाला, तो ये एंगल कितना है, यानी थीटा डिग्री, यानी ये आपका अधिक कोण बना रहा है, यानी ये हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। केशिकत्व के बारे में मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। केशिकत्व में सबसे पहले मुझे बताइए, जवाब दीजिए कि अगर पानी यहां रहेगा तो पानी के केस में कौन सा एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे सर अवतल। और अगर मैं पारा ले लूं, यानी कि मरकरी ले लूं, यानी कि पारा ले लूं, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे सर उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉनकेव। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना है, जो स्पर्श कोण बनेगा पानी के केस में, नॉर्मल सामान्य पानी, ठीक है ना, सामान्य पानी के केस में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी इसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यून कोण का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यून कोण का नाम देंगे। और पारा के केस में क्या बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में अब आइए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में लिखा गया है सामान्य जल, लेकिन सामान्य जल है यानी कि स्वच्छ कांच के साथ कौन सा स्पर्श कोण बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आइए, सामान्य पानी है इसके साथ, यानी कि न्यून कोण बन रहा है, यानी न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का जो ऑप्शन में आपको मिलेगा उसको टिक करेंगे। तो देखिए 90 डिग्री से कम कौन है, 90 डिग्री, ये तो नहीं होगा। 90 डिग्री से अधिक ये भी नहीं होगा। ये 0 डिग्री और ये 8 डिग्री, तो ये आपका आंसर सही होगा। लेकिन आयोग ने 0 डिग्री लिया था। अब ये 0 डिग्री क्यों लिया था, इसका मतलब सिंपल सा ये था कि आयोग यहां पर जो है सामान्य नहीं लिखना चाह रहा था, वो लिखना चाह रहा था स्वच्छ जल। अब आपको याद रखना है स्वच्छ जल के लिए, ठीक है ना, जो यहाँ पे स्वच्छ जल जब हम लेते हैं तो उसका जो स्पर्श कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया ना। और ये याद रखिएगा, जो केशिकत्व जो हम आपको दिखाया है ना, ये जो आपको बनाया, ये इतना मोटा नहीं होगा एकदम। आपका जो केस है ना, केस से ही नाम आया केशिकत्व, केस की तरह पतली होती है। आप जो लालटेन में जो रुआ डालते हैं तो कैसे, ये कैपिलरिटी के कंसेप्ट में ही रुआ से क्या होता है, तेल ऊपर चढ़ता है और फिर वो आपको दिया जलता है, वहीं पे कंसेप्ट काम करता है। तो अब आइए, यहाँ पे सारा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर इसको हम लोग रिकॉल भी कर लेंगे अच्छे से। तो आइए, इसके बाद अब आपको याद रखना है कि स्वच्छ जल का बारे अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्वच्छ जल का अगर स्पर्श कोण पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री।
क्लियर है भाई। और पारा के लिए स्पर्श कोण पूछेगा एग्जैक्ट वैल्यू दे करके, पारा के लिए यानी मरकरी के लिए स्पर्श कोण तो 131 डिग्री या 132 डिग्री होता है, ये लिख दीजिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। और पानी के केस में तो मैंने बता दिया न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा पारा के केस में। अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो 131 या 132 दिया हुआ रहेगा, इसको टिक करेगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री से दिया, स्वच्छ जल पूछेगा तो 0 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। चलिए इसको पहले हम लोग निपटा लेते हैं, यानी हटा लेते हैं, पूरा घिचमिच हो गया आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं बताइएगा। पूरे अच्छे से इसको मैंने खंगाला है भाई इस क्वेश्चन को भी। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 0 डिग्री। समझ में आ गया ना क्यों होगा। अब आइए बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई बायोलॉजी का अगले क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। बायोलॉजी भी आपने हमारे से पढ़ लिया ना भाई बहुत, फिर मतलब कह दिया ना पीएससी तक में आपको सोचना नहीं है, बस इस 1000 एमसीक्यू को अगर मेरे साथ कर लेते। देखिए एक तो क्लियर रखेगा 1000 एमसीक्यू उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मेरे साथ साइंस पढ़े या कहीं से भी बहुत अच्छे से पढ़े भाई, बहुत अच्छे से पढ़े, इंदा समझ रहे ना, बहुत फेमस टीचर से पढ़ने से काम नहीं चलता है। इस प्रकार से अगर टीचर ने लेवल ने मेहनत किया है तो, और मैंने जो अपने कोर्स में मेहनत किया है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, बायोलॉजी का कंटेंट ठीक है आपको वहां नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कहा परचेज करने के बाद मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है 19वां बायोलॉजी का, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट, एक बोटनी का क्वेश्चन आ गया भाई। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता, पूरा खंगालेंगे इस क्वेश्चन को भी। ऑप्शन ए दिया है स्टोमेटा, ऑप्शन बी दिया गया है लेंटिकल्स, ऑप्शन सी दिया गया क्यूटिकल, या ऑप्शन डी सभी इनमें से। देखिए भाई पौधों में जो गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज, आदान और प्रदान, एक्सचेंज का मतलब समझ में आता है ना क्या होना, आदान और प्रदान। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट आपका प्लांट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वो ऑक्सीजन को छोड़े, तो वो क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। तो वही पूछ रहा आपसे कि पौधों में गैसों का विनिमय यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जाना और ऑक्सीजन का आना, ठीक है, ये कहां होता है आपके प्लांट में। तो याद रखिएगा ये 2 जगह होता है आपकी, ठीक है ना, एक तो आपका स्टोमेटा में होता है और एक आपका लेंटिकल्स में होता है। अब आप बोलेंगे तो भैया यहाँ ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, तो देखिए भाई क्या टिक करेंगे ये समझिए। स्टोमेटा मतलब पहले ये समझिए कि स्टोमेटा हम का मतलब क्या होता है। देखिए प्लांट में आपने पत्ती देखा होगा, बिल्कुल मैंने देखा है सर, आप कहेंगे पत्ती को इंग्लिश में लीफ, इंग्लिश वाले, ठीक है। तो लीफ होता है, इसी लीफ में क्या होता है ना गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट में। गैस का क्या होता है एक्सचेंज होता है, ये मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। गैस का क्या होता है एक्सचेंज होता है, यानी CO2 को लेगी और ऑक्सीजन को छोड़ेगी आपका प्लांट, ठीक है। तो ये कहां हो रहा है पत्ती में, और पत्ती में भी कहां, तो ये पत्ती में आपको होता है छोटे छोटे रंध्र, छिद्र, इससे हम क्या कहते हैं रंध्र या छिद्र, या इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो गैसों का एक्सचेंज 95% जो होता है ये आपके प्लांट के पत्ती के जो स्टोमेटा होते हैं ना वहीं पे होता है। लेकिन अब जो बचा 5% जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना आपके प्लांट में, क्या तना भी होता है यानी स्टेम भी होता है, तो वहां पर भी गांठ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है ना, गांठ देखने को मिलता है। उस गांठ में भी, ठीक है ना, गांठ की तरह होता है, छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं लेंटिकल। तो वहां पे भी गैसों का क्या होता है एक्सचेंज होता है। मात्र 5% ऐसा गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेगी और ऑक्सीजन को छोड़ेगी, वो भी तना के स्टेम, यानी कि तना स्टेम एक ही चीज है, इंग्लिश हिंदी है। वहां पे जो छोटे छोटे छिद्र होंगे जिसको गांठ कहते हैं, वहां पे भी गैसों का एक्सचेंज होता है, कितना 5%। लेकिन मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज जो 95% होता है वो पत्ती के लीफ में जो स्टोमेटा रंध्र होता है वहां पे होता है। क्लियर हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का तो आंसर आप आराम से निकाल पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे स्टोमेटा 95%, इससे 5% होता है, तो भाई मैक्सिमम किससे हो रहा है 95% स्टोमेटा से। अब एक वर्ड आपको दिख रहा है क्यूटिकल, तो इसका भी पोस्टमार्टम करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। क्यूटिकल क्या होता है इसको भी करते हैं, इसको हटा ले रहे हैं पहले भाई। देखिए क्यूटिकल्स क्या होता है, देखिए जो रेगिस्तानी जो एरिया है ना, यानी कि जो मरुस्थलीय एरिया है, यानी कि डेजर्ट जहां है, रेगिस्तान, यानी कि आप अपना देश में राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान का एक भाग ही केवल डेजर्ट है, बाकी सारे एरिया में बारिश होती है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, तो यहाँ पर क्या है पानी कम होगी, वर्षा कम होगी, सिंपल सी बात है, पानी कम होगी। अब एक वर्ड आपको मिलेगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है
पानी का भाप में बदलने की क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो प्लांट में क्या होगा, प्लांट में यानी कि पौधे में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है ना। पानी जड़ के थ्रू आती है पूरे प्लांट में, फिर वो क्या होती है, सूर्य की रोशनी की तरह यहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, यानी कि प्लांट से पानी का क्या होता है, भाप में बदल जाना, यानी कि प्लांट में पानी की कमी आएगी, यानी जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा प्लांट में पानी की कमी होगी तो पानी उतना ही चाहिए। तो अब बताइए, रेगिस्तान में अगर प्लांट है और अगर वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो रेगिस्तान में ऐसे ही पानी की कमी है और वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन बहुत फास्ट रेट में अगर होगा तो वहां पे आप पानी कैसे दीजिएगा, पानी आप दे नहीं पाइएगा तो वो प्लांट वहां पे जीवित रहेगा नहीं। तो फिर समझ रहे हैं कितनी दिक्कतें आएगी। इसीलिए ये जो आपका जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूटिकल, ये एक मोम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये मोम लाइक एक पदार्थ होता है, ठीक है ना, मोम की जैसा होता है ना, ये एक पदार्थ होता है। और ये जो आपका जो रेगिस्तान वाले जितने प्लांट है ना उसमें ये मोम जैसे पदार्थ आपको वहां पे उस मरुस्थलीय पौधे में, अच्छा वर्ड है आपका, मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है ये आपका क्यूटिकल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है यानी कि इसके रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, यानी कि यानी कि पानी से भाप बनने का जो दर है ना उसके रेट को कम कर देता है। कौन, ये क्यूटिकल। क्या है ये, एक आपका मरुस्थलीय जो प्लांट है उसमें आपको मोम जैसे लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये क्यूटिकल देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की रेट को कम कर देता है, जिससे क्या है कि रेगिस्तानी यानी कि मरुस्थलीय प्लांट में ऑटोमेटिक की वर्षा कम होगी तो पानी कम मिलेगी, और पानी कम मिलेगी और अगर वाष्पोत्सर्जन की रेट अधिक होगा तो प्लांट से पानी की कमी हो जाएगी, तो उसके रेट को ही इंक्रीज ना करके उसको डिक्रीज करती है, कम करती है। कौन, आपका क्यूटिकल। होप सो आप समझ में आ गया क्यूटिकल का मतलब भी। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं अगले क्वेश्चन में। भाई चारों ऑप्शन समझ में आ गया ना, और चौथा ऑप्शन तो ऑल है तो भाई उसमें कोई बात ही नहीं है। अब आइए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाने वाला ये आपका क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या है, तो 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एडिबल पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट इज यूज, यानी कि हल्दी के जो पौधे हैं, ठीक है ना, उसका जो खाने योग्य जो भाग होता है वो जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो क्या होता है, स्कंद, यानी कि स्कंद एक चीज अभी मैं बताऊंगा स्कंद के बारे में। फिर राइजोम, यानी अगर आप हल्दी जो खा रहे हैं, हल्दी जो अगर आप खा रहे हैं तो हल्दी का जो पौधे का वो कौन सा भाग को खा रहे हैं, स्कंद को खा रहे हैं, राइजोम को खा रहे हैं, लंप को खा रहे हैं यानी गार्ड को खा रहे हैं, या उसके पत्ती को खा रहे हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से ही बनेगा, हालांकि मैंने इसका कंटेंट आपको दिया, कंसेप्ट भी दिया, लेकिन कितना आपको दे सकता हूं, ये आपके प्रैक्टिस से ही चीजें बनेगी भाई। कुछ चीजें मैंने कहा था ना कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे साइंस बहुत शानदार हो जाएगा। समझिए पहले तो अब देखिए हल्दी से आपका क्वेश्चन बनता है साइंटिफिक नेम, तो याद करिए मैंने ट्रिक से याद कराया। देखिए ये चीजें कैसे याद रहती ना, जीके इसी तरह से याद होती है। हल्दी, हल्दी हमें रोज लेना, यानी मैं रोज लूंगा, LONGA, लौंगा, ठीक है, लौंगा इसका साइंटिफिक नेम है, एक लास्ट में मिलेगा लौंगा, और ऑप्शन में जहां रहेगा लौंगा उसको टिक कर लीजिएगा। मुझे भी पूरा नाम याद नहीं, और याद करने की जरूरत ही क्यों भाई, क्योंकि मुझे केवल यही याद थोड़े करना, 70-80 साइंटिफिक नेम मैंने ट्रिक से याद कराया। अगर नहीं देखा है यूट्यूब पे जाइए, नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे आइए, और नहीं है तो भी हमें व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे, ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ 7909000490 पे 2 पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो हल्दी का साइंटिफिक नेम लूंगा से याद करो, यानी मैं हल्दी रोज लूंगा भाई खाने में, दाल खानी है, दाल में हल्दी होती है। चलिए अब इसका सही उत्तर क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है राइजोम। अब ये राइजोम यानी कि जो हिंदी में हमने कहा प्रकंद, ये क्या होता है, तो देखिए स्टेम, यानी कि स्टेम का मतलब क्या हो गया, तना, समझ गया ना। वैसे कि ये प्लांट है, पौधा है, पौधे का ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं। इसका ही मॉडिफाइड जो नाम है, बहुत सारे स्टेम के कई सारे मॉडिफाइड नेम है, ठीक है ना, इसका मॉडिफाइड नेम मतलब समझ, जैसे कि आपका नाम अभिषेक है, घर में कुछ और बोलेंगे तो वही मॉडिफाइड, स्टेम का अलग मॉडिफाइड नेम बहुत सारे, तो एक उसमें से है आपका राइजोम, ठीक है, एक है आपका राइजोम। यानी अगर एग्जाम में आपका राइजोम ना दे करके यहाँ दे देता आपका स्टेम यानी कि तना, तो आप तना को टिक करते हैं, यानी वो आपको तना ही पूछ रहा है। राइजोम कहने का मतलब वो तना ही पूछ रहा है, तना का ही एक मॉडिफाइड नेम है राइजोम। समझ में आ गया, अब समझिएगा, यानी कि आप जो हल्दी खा रहे हैं यानी प्लांट का कौन सा भाग खा रहे हैं, स्टेम को खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप, स्टेम को खा रहे हैं, तना को खा रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, पहले समझिए प्रकंद मतलब क्या है, ये तना ही, यानी कि जो स्टेम है उसको ही हम राइजोम कहते हैं, मॉडिफाइड नेम हो गया ये स्टेम का। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए कि आप तना में क्या क्या खा रहे हैं। एक तो आपका हल्दी जो आप खा रहे हैं वो तना खा रहे हैं प्लांट का,
अदरक जो आप खा रहे हैं वो प्लांट का तना खा रहे हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखिएगा। ये आपका क्या होगा, राइजोम होगा। यानी राइजोम जहां मिले तो हल्दी और अदरक याद रखिएगा कि आप प्लांट का कौन सा भाग खा रहे हैं, अदरक जो आप खा रहे हैं या हल्दी जो खा रहे हैं, आप प्लांट का कौन सा भाग खा रहे हैं, स्टेम। स्टेम का वो मॉडिफाइड नेम क्या याद रखना है, राइजोम। अब ये राइजोम क्यों याद रखना है, अब इसको भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक मॉडिफाइड स्टेम का नाम होता है, एक और स्टेम का मॉडिफाइड नेम होता है, मॉडिफाइड नेम होता है, यहां मैं लिख रहा हूं मॉडिफाइड नेम जो होता है ये होता है बल्ब, यानी BULB, बल्ब। ठीक है ना। इसका अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, मतलब कौन सा पौधे आप खा रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्याज खा रहे हैं तो भी आप तना ही खा रहे हैं, लेकिन तना, उसके तना का मॉडिफाइड नेम क्या होगा, तो वो होगा आपका बल्ब हो गया। प्याज हो गया। प्याज के बाद आपका लहसुन हो गया। ठीक है, लहसुन हो गया। लहसुन के साथ साथ आपको लीची भी याद रखना है। लीची, लीची भी आप खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, आप तना ही खा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा तना, उसका मॉडिफाइड नेम क्या है, तो बल्ब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। हमने आपको क्या बताया भाई, कि आपका क्वेश्चन पूछा कि जो आप हल्दी खा रहे हैं, पौधे आपसे एग्जाम में पूछता है नाम दे करके, आलू, आलू आप खा रहे हैं तो प्लांट का कौन सा भाग खा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ ये पूछा कि जब आप हल्दी खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप, अच्छा, आलू से पोटेटो, पोटेटो का साइंटिफिक नेम कैसे याद रखेंगे, क्या याद आपको, मैंने क्या, पोटेटो, आपने पटा लिया, लड़की को पटा लिया, उस लड़की की उम्र कितनी थी, 16 वर्ष की थी, 16 नंबर थी, 16 नम, 16 नम, 16 नम साइंटिफिक नेम है। देखिए, ये सब तरीका है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से आपको हिमाचल प्रदेश में कहूं तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद आना चाहिए हिमाचल प्रदेश का सारे नेशनल पार्क। कैसे, हिमाचल प्रदेश प्रकृति की गोद में है, इसलिए आपने किसको याद किया, इंद्र भगवान को, तो इंद्र नेशनल पार्क हो गया। इंद्र भगवान के याद किया और अपने दोस्त को बोला चल भाई, तो चल वन्य जीव अभियान कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। आपने क्या कहा, चलो इंद्र भगवान के पास ही जो वहां उनके जो महान किला है, तो किला नेशनल पार्क हो गया। वहीं पे हम लोग क्या खाएंगे, खीर, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया। ना कोई शिकारी मारेगा पीन, तो शिकारी नेशनल पार्क हो गया। पीन से पीन वैली नेशनल पार्क हो गया। और ना ही हमें कोई हिला पाएगा, तो रोहिला नेशनल पार्क। तो देखिए, ये सब चीजों को अगर इस तरह से पढ़िएगा ना, तो साइंस हो चाहे जीके हो चाहे कंप्यूटर हो, कहीं भी आपका कमी नहीं आएगी। तो खैर, ये हो गया। तो तना को मैंने ये कहा कि तना के कई सारे मॉडिफाइड नेम होते हैं, जैसे कि एक हमने आपको बताया मॉडिफाइड नेम में राइजोम हो गया, एक हो गया बल्ब। तो हल्दी और अदरक खा रहे हैं, यानी आप क्या खा रहे हैं, स्टेम। स्टेम का मॉडिफाइड नेम उसको हम क्या कहेंगे, राइजोम। अगर आप प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, तो आप तना पार्ट खा रहे हैं, उस तना का नाम क्या होता है, बल्ब। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे याद करा दे रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब चीजें इतना बोल रहा हूँ ताकि आप याद रख सके। ठीक है ना, इतना बोलने का मतलब मेरा और कोई मकसद नहीं है कि चीजें आपको याद रह सके, और मुझे भी तभी याद रह पाएगी भाई जब तक मैं इन सारी चीजों को इस प्रकार से नहीं काम करूंगा। तो चलिए, इसके बाद आपको अगर पूछ लिया जाए फूल गोभी, अगर आप, यानी कि पत्ते का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आप पत्ता खा रहे हैं ना, यानी कि पत्ता गोभी, यानी कि बोलते हैं ना पत्ता गोभी, यानी कि फूल गोभी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, फूल गोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी समझ, बंधा गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं, फूल गोभी। तो आप पूछ लिया जाए बंधा गोभी, फूल गोभी का नाम देकर के क्या खा रहे हैं, तो आप बोलिएगा पत्ता खा रहे हैं, यानी कि लीफ खा रहे हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, लीफ खा रहे हैं, लीफ खा रहे हैं, यानी पत्ती खा रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए जड़ के बारे, यानी रूट, तो आप क्या खा रहे हैं, यानी कि जड़ खा रहे हैं, तो याद रखिएगा जैसे कि मूली हो गया आपका। ठीक है, मूली के साथ आपका गाजर हो गया, गाजर कैरोट से कैरोटा साइंटिफिक नेम आ गया। सलजम अगर आप खा रहे हैं, यानी कि आप प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, तो जड़ वाला पार्ट खा रहे हैं, ये भी याद हो गया। चलिए, इसके बाद आपको और क्या याद रखना, फल अगर पूछे, टमाटर। ठीक है ना, टमाटर से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया टमाटर से क्या खाते हैं, इसमें हम लोग फल खाते हैं। प्लांट का कौन सा भाग खाते हैं, तो प्लांट का हम लोग फल खाते हैं। और बहुत सारा चीज नोट्स में लिखा, वो सब भी याद रखिए। लौंग में, लौंग भी बहुत बार पूछा आपसे, तो लौंग याद आ जा रहा मुझे बार बार, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसमें हम लोग क्या खाते हैं पता है, फ्लावर का बर्ड पार्ट। ठीक है, बर्ड पार्ट, फ्लावर का बर्ड पार्ट खाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें। जीरा अगर पूछ लिया जाए, जीरा यानी कि क्यूमिन, ठीक है ना, जीरा, तो जीरा में याद रखिएगा बीज खाते हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं, बीज खा रहे हैं, यानी सीड खाते हैं। प्लांट यानी कि जो फल होता है ना, फल का हम लोग बीज, जीरा जो होता है फल का सीड होता है, सीड वाले पार्ट को हम लोग खा रहे होते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बायोडीजल प्लांट, बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये अभी लेटेस्ट करंट को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल प्लांट किसको कहेंगे, ठीक है ना, बायोडीजल प्लांट कहलाता है इसाब गोल को, बेलाडोमना को, एजी डिरेक्टा को, या फिर जेट्रोपा को। देखिए, पहले तो समझिए कि बायोडीजल मतलब क्या। अभी हम लोगों को क्या है, डीजल का उपयोग करना पड़ता है।
डीजल का क्या है, प्राइस बहुत ही हाई होते जा रही है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री से डीजल मंगवा रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है हाई कॉस्ट रेट में हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो इसी कारण क्या है कि हम लोगों के पास एक प्लांट है, ठीक है ना, उस प्लांट का नाम है जेट्रोपा। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना जेट्रोपा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग डीजल का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि बायोडीजल कहने का मतलब पहले समझिए, बायोडीजल का मतलब क्या, बायोडीजल, बायोडीजल मतलब एक फ्यूल हो गया। ये क्या है आपका, एक फ्यूल है। अब ये जो फ्यूल है ना, ये अब मैंने रीजन बताया, ये बायोडीजल पौधा क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पौधे से हमें क्या मिलेगा, मतलब कि जो डीजल का जो काम है वो एज इट इज काम हमारा ये बायोडीजल पौधा करेगा। कैसे करेगा उसको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बायोडीजल एक प्रकार का फ्यूल होगा। जिस प्रकार से डीजल आपका फ्यूल हो रहा, फ्यूल होता है, तो ये इसकी महंगाई अधिक होने के कारण इसलिए देखते हुए इंडिया में एक प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना। इंडिया में क्या हुआ, कई ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जिसको हम कहते हैं बायोडीजल प्लांट, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका डीजल बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका डीजल बनाया जाएगा। और इसमें मेनली क्या होता है कि कुछ देखिए, जैसे कि अगर मैं 1 लीटर डीजल अभी यूज कर रहा हूं, अब हमने प्लांट लगाया इंडिया में बायोडीजल पौधा का, तो अब हम क्या करेंगे, मात्र 1 लीटर से कुछ कम ही ½ लीटर डीजल मिलाएंगे, और इस प्लांट का जो सीड होगा उसको मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना एनर्जी 1 लीटर से मिल सकता है, इसके यूज से भी हम लोग उतना ही एनर्जी ले सकते हैं, जिससे हम लोग आराम से गाड़ी चला सकते हो। तो देखिए, जहां 1 लीटर का खपत हो रहा था, अब हम लोग ½ लीटर में ही हो गया। तो बायोडीजल कौन सा पौधा है, जेट्रोपा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। जेट्रोपा का जो पौधा है, यानी कि इस जो ये जेट्रोपा जो पौधा है ना, इसका जो बीज होता है, इस बीज से ही आपका बायोडीजल बनाया जाता है। यानी कि ½ लीटर जो हमने डीजल मंगाया है, और इस जेट्रोपा पौधे का जो सीड है, यानी कि बीज जो है, उससे हमने जो बायोडीजल बनाया है उसको हमने मिक्स कर लिया। उसको हमने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। किसको किसको, जो ½ लीटर में डीजल को, और उसके साथ हमने जो जेट्रोपा का जो पौधा है उसके सीड का क्या किया, उसके सीड को मिक्स करके, यानी कि उस सीड से ही हमें क्या मिल गया, बायोडीजल मिल गया, ठीक है। तो इस प्लांट से हम लोग क्या बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं। जेट्रोपा अगर ऑप्शन में ना मिले तो एक और प्लांट है जो लगाया जाता है पेट्रोल डीजल के लिए, कैस्टोर कहा जाता है उसको, ठीक है, कैस्टोर प्लांट। तो अगर एग्जाम में अब नया क्वेश्चन बन सकता है कैस्टोर प्लांट से भी, तो कैस्टोर प्लांट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेट्रोपा। तो इसको पहले साइड कर ले रहा भाई, अगले क्वेश्चन के लिए भी स्पेस चाहिए। तो आज 21वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जेट्रोपा, ठीक है। तो जेट्रोपा, और इसके साथ साथ एक और नाम आपको क्या याद रखने, मैंने बोला है कैस्टोर का, ठीक है ना। कैस्टोर का भी प्लांट, इसके बीज से, ठीक है ना, इन दोनों के बीज से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो डीजल इस्तेमाल करते हैं एज इट इज ये भी काम करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा इस प्लांट का हम लोग उत्पादन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, डीजल की जो खपत है, यानी बाहर से जो कंट्री से मंगा रहे हैं वो हम लोग कम करेंगे, तो जिससे हमारा कॉस्ट भी कम होगा। क्लियर है भाई। अब इसाब गोल समझ में आ रहा है ना, बावासीर जैसी अगर कोई भी मतलब हो गया है, पेट साफ वगैरह करना है, तो इसके लिए हम लोग इसाब गोल ये इस्तेमाल करते हैं। बेलाडोना जो आप देख रहे हैं, इससे कई सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको मेडिकल प्लांट के नाम से भी कहा जाता है। चलिए, जेट्रोपा इसका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन है ये, खैर होप सो कि ये सारे लोग इसका सही जवाब देंगे, तो इसको फटाक से खत्म भी करते हैं कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ग्रेप फ्रूट, यानी कि नींबू व ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है। भाई देखिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन के बारे में, क्या चीजें इसमें इंप्रूवमेंट करना है, क्या चीजें आपको खराब लग रही है, क्या चीजें अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना होगा आपको, चीजें कंटिन्यू करनी है तो फास्ट वे में, जितना स्मूथ चाहिए, हर डे अगर वीडियो चाहिए तो उतना आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाइए सपोर्ट करके केवल बस। क्वेश्चन ये है कि नींबू का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नींबू के बारे में बताइए, और ग्रेप यानी कि ग्रेप जो फ्रूट है, ठीक है ना, अंगूर जिसे कहते हैं, तो उसमें कौन सा आपका एसिड उपस्थित होता है। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपका ये जो हो गया कौन सा एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। खट्टे फलों में क्या मिलेगा आपको, एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, और लैक्टिक एसिड किसमें मिलेगा, आपके दूध में मिलेगा, इमली में आपको टार्ट्रिक एसिड मिलेगा। क्लियर है भाई। चलिए, अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन है,
23वां नंबर, 24वां नंबर, 25वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले भाई अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल छोड़े हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर से 16वां नंबर का न्यूमेरिकल अभी हमारा बचा हुआ, तो चलिए इसको कर लेते हैं और इस क्लास को आज एंड करेंगे। अभी हम लोगों ने कहाँ तक अटेम्प्ट किया, चलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हमें न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, कोई स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा आपको देखना है। न्यूमेरिकल बहुत शानदार वो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि इन अ सर्किट विथ 5 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस है, इफ द करंट इंक्रीज द वोल्टेज। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम यानी कि कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा। देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, ओम्स लॉ का जो मैंने कंसेप्ट दिया है उस पर ही आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि देखिए आपका 5 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया, यानी आर का वैल्यू 5 ओम दे दिया गया है, यानी आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है क्या कि 5 ओम रेजिस्टेंस में इफ द करंट इंक्रीज, यानी कि इससे जो है, यानी कि ये आपका कोई एक रेजिस्टेंस है। अब ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, खास करके रेलवे का साइंस का जो बैच है, जेएसएससी सीजीएल में तो मैंने बहुत कम पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि कारण है उसके पीछे की जेएसएससी के लेवल तक हमने वहां पे पढ़ाया, और रेलवे का साइंस पूरा आपका हर एग्जामिनेशन का, तो इसलिए अगर साइंस लें तो रेलवे का साइंस लीजिएगा, कॉस्ट और फी दोनों सेम है। इसीलिए देखिए ये रेजिस्टेंस है जिसका आर का वैल्यू दे दिया है 5 ओम, रेजिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध करता है, रजिस्ट करता है किसका, करंट का। तो आपको बोला गया कि करंट यहां से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे बोल दिया गया द करंट इंक्रीज, तो करंट कैसे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आपको एक बैटरी लगाना है, वोल्टेज सप्लाई करना है, बाकी ये प्रैक्टिकली मैंने चीजें समझाई है कि करंट कैसे इंक्रीज करता है, वोल्टेज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओम्स लॉ का कंसेप्ट, ये सब यूज करके हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर। बाकी कल इसको डिस्कशन करेंगे, पहले इस न्यूमेरिकल खत्म करते हैं, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है ये, और इसे बनाने में भी बड़ा तगड़ा मजा आने वाला। क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अ मेटालिक स्फीयर, ठीक है ना, क्वेश्चन बोला गया कि अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि कोई स्फीयर है, ठीक है, इस प्रकार से कोई स्फीयर है जिसका रेडियस दे दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर, क्लियर है, 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि ये पानी में इसको कंप्लीटली डुबा दिया गया। फाइंड द फोर्स ऑफ बायंसी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पूरी तरह से पानी में डुबा हुआ, उस पर उत्प्लावकता बल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अच्छे से, और एक एक करके चीजों को समझते हैं, इस क्वेश्चन के चीजों को तोड़ते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया कि कोई एक गोलाकार आपको स्फीयर दे दिया गया है जिसका रेडियस दे दिया गया है आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। देखिए एग्जामिनेशन में ऐसे ही आपको करना है। अब ये गोला को क्या कर दिया गया, पानी में डुबा दिया गया, यानी ये आपके पास यहाँ पर ये पानी है, ठीक है, इस बीकर में। अब इसमें आप पूरा कंप्लीटली बोला गया है कि बीकर में आपका पूरा कंप्लीटली इमर्ज कर गया, यानी कि ये जो आपका इमर्ज क्या है, यानी कि जो वॉल्यूम होगा इस गोले का, ठीक है ना, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा आपका, पानी भी बाहर निकलेगा यहाँ पे, W1 याद आ रहा ना आपको, W2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जितना होगा, यानी कि जितना ये गोला का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर, क्योंकि भाई ये पानी पूरा बीकर भरा हुआ है, अगर इस स्फीयर को यानी कि गोलाकार कोई बॉल को अगर अंदर डुबाइएगा तो पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। तो ये पानी जो निकला है, ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड हुआ पानी का, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, W1 और W2 का, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है, जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो अब हमें ये बताइए, तो आपका क्या, अच्छा अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो भाई देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपको पता है, वाटर है तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg/m³, क्लियर है। अब डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम तो मुझे नहीं पता है, तो अब आपको ये तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जितना है, कितना है, जितना कि स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो क्या ये स्फीयर का वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास आर का वैल्यू दे दिया गया है, आर का वैल्यू आपको दे दिया, क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं स्फीयर का, तो यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3, यही होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 4/3πr का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4 × 10⁻⁻2, यानी कि ये क्या हो गया, मीटर क्यूब, क्लियर है। अब देखिएगा 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं, 4 का क्यों क्या हो जाएगा, 64 × 10⁻⁻6 मीटर क्यों हो गया, ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइएगा।
इसको हटा ले रहा भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई दुख दर्द नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 से मैं इसको काट दिया, अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 इसको लिए मैं काट रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा ना, इसको अप्रॉक्स लेके हम लोग काम कर रहे हैं बनाने के लिए। अब आया यहाँ 4 × 64 यानी कितना, 4 चौके 16, 2 56, 256 × 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोला का वॉल्यूम आ गया। और यही कितना किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम कितना है 256 है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यों, उतना ही पानी भी बाहर निकलेगा। जी सर। तो अब यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं वैल्यू, बायनेंसी फोर्स का वैल्यू हम लोग पुट कर ले रहे हैं यहाँ से। तो ये क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें पता है कितना होता है वाटर का, 1000 kg/m³ होता है, इंटू डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है, अभी हमने निकाला है 256 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। उसका जी का वैल्यू कितना लेंगे, ये जी, तो ये आपका 10 हो जाएगा मीटर/सेकंड²। अब काटम कुटिम करते हैं, पहले मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट गया आपका। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ये 1000 हो गया, ये आपका केजी हो गया, 256 10⁻⁻6 ऊपर है तो हम नीचे लिख दे रहे 10⁻6 इंटू 10 मीटर/सेकंड²। अब इसको काटते हैं हम लोग, देखिए 3 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो कट गया, यानी आपके पास वैल्यू कितना आ गया 256, ये रहा आपका 256, तो यहाँ लिख दिया हमने 256। इसके बाद आपका नीचे कितना बचेगा 10⁻², यहाँ यूनिट क्या रहेगा kg/मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये आपका डाटा आया अभी बायनेंसी फोर्स। अब आइए बायनेंसी फोर्स हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट वे में लिख रहे हैं, यानी कितना आएगा 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.56 kg/सेकंड²। ये क्या है आपका न्यूटन होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया मास, और ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, यानी बायनेंसी फोर्स कितना आ गया 2.56 न्यूटन, 2.56 न्यूटन। तो ये एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हुई होगी तो इसका आंसर कितना आया भाई, इसका आंसर आया 2.56 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये 16 नंबर का न्यूमेरिकल। कुछ नहीं किया मैंने, ये क्या कि ये आपके पास जो गोलाकार स्फीयर दिया था, इसका रेडियस मुझे दिया था, इसको हमने पानी में डुबा दिया, तो इसको पानी में डुबाएंगे तो पानी से बाहर निकलेगा, ये पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। बायनेंसी फोर्स निकालना था, बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू जी, ये सब हमने करवा रखा है क्लास में। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी ये क्या पानी में डुबाया था, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg/m³ होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है भाई 1000 kg/m³, 1000 kg/m³, ये रहा आपका 1000 kg/m³ मैंने लिख दिया। इसके बाद आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर मुझे निकालना है, यानी कि ये जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ इसका वॉल्यूम कितना है, तो जितना ही गोला का वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो गोले का वॉल्यूम हमने निकाल लिया यहाँ से 4/3 πr³ करके, ये होता फॉर्मूला 4/3, ये मैथ्स आपने पढ़ा है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कितना वॉल्यूम 256 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दिया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जी का वैल्यू, अब यहाँ से सॉल्व कर लिए। तो चलिए यहाँ पे आज का डे नंबर 4 को एंड करते हैं। कल हमारा क्वेश्चन आपको याद है ना 23 नंबर से हमें स्टार्ट करना, ठीक है भाई, यहाँ से हमें चीज़ों को स्टार्ट करना 5th डे का। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।